हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडस इंग्लिश ऑनलाइन क्लासेस। हम लोग न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में कांस्टेंट इक्वेशन मोशन सीख चुके हैं और कांस्टेंट इक्वेशंस हम लोग सीख चुके हैं, मोशन के कांस्टेंट इक्वेशंस। उसमें मैं आपको प्रॉब्लम्स भी कुछ बताएंगे, अपने ग्रुप में हम लोग उसके प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। अब देखिए, जब आगे की बात आती है, ज़्यादातर कांस्टेंट इक्वेशन पुली के लिए यूज़ कीजिएगा, एक ये भी हिदायत है आप लोग के लिए। अब जो नेक्स्ट है हम लोग का वो है फ्रिक्शन। जो अगला टॉपिक है फ्रिक्शन है। तो फ्रिक्शन से पहले कुछ चीज़ों को आप लोग कंफर्म करना चाहेंगे। ये जैसे आपका फ्रिक्शन है, देखिए सबसे पहले आपको आता है कि वो क्या होता है, ये नॉर्मल फोर्स। पहले थोड़ा सा नॉर्मल के बारे में बताएंगे। नॉर्मल इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। हम लोग देखेंगे कैसे। देखिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये एक ब्लॉक है और ये ब्लॉक किसी सरफेस पे रखा गया है, ठीक है, ये ब्लॉक किसी सरफेस पे रखा गया है। अब देखिए ब्लॉक के तो आउटर मोस्ट, देखिए जितने भी दुनिया में मैटर हैं और उन्हीं का सरफेस एग्जिस्ट करता है। और मैटर के आउटर मोस्ट सरफेस देखा जाए, मैटर के आउटर मोस्ट सरफेस में क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ये आप लोग जानते हो, एटम का स्ट्रक्चर आप लोग को पता ही होगा। तो ये जो है और ये जो है दो सरफेस 1 और 2, दोनों के आउटर को जैसा ध्यान से देखिएगा, ये जैसे इसके एटम का ऑर्बिट है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, और ये इसके एटम का ऑर्बिट है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। देखिए बहुत सी बातें आप लोग यहाँ पे समझोगे। सीधी सी बात ये है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या क्या करेगा, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। ये जो फोर्स होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा। अब दूसरा कंडीशन क्या है, चार्ज मूव कर रहा है। जब भी चार्ज के पास वेलोसिटी होती है तो कौन सा फोर्स आ जाता है, मैग्नेटिक फोर्स। तो अब मैग्नेटिक फोर्स इनके बीच में लगता है। तो इन्हीं दोनों को देख के हम लोग बोलते हैं कि ये जो फोर्स है, नॉर्मल फोर्स जो आप लोग देखते हो ना, कि इस सरफेस के ऊपर इधर नॉर्मल लगा हुआ है, इस सरफेस पे ये भी नॉर्मल लगा रहा है, तो बोला जाता है कि नॉर्मल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। तो यहाँ से होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। दूसरी बात ये होती है कि देखिए, जब भी आप किसी सरफेस को किसी दूसरे सरफेस पर रख देते हो, भले ही आप स्मूथ देखते हो पर स्मूथ सरफेस पॉसिबल नहीं होता है। यानी 100% कांटेक्ट नहीं होता है किसी सरफेस का किसी से। अगर आप अपने हाथ को पूरा इस पे लगा रहे हैं, हमें लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि 100% कांटेक्ट हो रहा है, पर 100% कांटेक्ट नहीं होता। सबसे पहला तो ये। अब नेक्स्ट हम लोगों ने देखा नॉर्मल क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। सबसे पहला आप लोगों ने क्या देखा, नॉर्मल इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब देखिए जैसे ये आपका कोई फोर्स है, ठीक है। अब ध्यान से आप लोग को ये समझना है। अब इस फोर्स F के, ये जो कांटेक्ट फोर्स है F, जैसे मान लीजिए ये जो फोर्स है, कैसे हम बताना चाह रहे हैं, यहाँ ये आप लोग का फुट है, अपने पैर से आप लोगों ने इसको पुश किया। ये आप लोग का पैर है जिससे आप क्या करो, पुश कर रहे हो, ठीक है। अपने पैर से आप लैंड को पुश करते हो, आगे की तरफ बढ़ते हो, तो ये वो फोर्स रहा। इस फोर्स का एक्चुअली दो कंपोनेंट होता है, ध्यान से समझिए। एक कंपोनेंट तो आपका हो गया नॉर्मल, और जो दूसरा वाला कंपोनेंट है ये तो वर्टिकली लगता है। नॉर्मल वर्टिकली लगता है, वर्टिकल में मोशन हो नहीं रहा है वो, ठीक है। आपने प्रेस किया, उसने आपके ऊपर फोर्स लगाया, ये आप ये ले गए, किसी मैन का वॉक कर रहा है तो ले गए। और इसी का दूसरा कंपोनेंट होता है इधर की तरफ, जिसको हम लोग कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। तो देखिए, अगर ये हॉरिजॉन्टल फोर्स ना रहता, इसका इस कंपोनेंट का ये हॉरिजॉन्टल, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, ये अगर ना रहता, मोशन यहाँ पीछे की तरफ हो रहा है, फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा है। अब देखिए मेरा मतलब ये है कि अगर ये नहीं रहता, इसका भी हम पूरा अच्छे से फिगर बता के समझा रहे हैं। अगर फ्रिक्शन नहीं रहता तो फिर मोशन क्या रहता है, इम्पॉसिबल हो जाता है। यानी कि स्मूथ सरफेस अगर बना दिया, इनफाइनाइटली स्मूथ सरफेस, और फ्रिक्शन रहे ही ना, तो आप लोग मूव नहीं कर सकते हो। थोड़ा सा और फ्रिक्शन के बारे में जानेंगे तो क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये कोई बॉल है जो ऐसे कि इधर की तरफ ऐसे रोल कर रहा था, ये रहा आपका एक सरफेस। तो देखिए इसका मोशन इधर की तरफ है, ठीक है, फोर्स ही पीछे की तरफ लग रहा है। अब देखिए जब फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है तो कांटेक्ट देखते हैं, कांटेक्ट फोर्स किधर की तरफ है, ध्यान दीजिए। इसके ऊपर को ये रहा एक नॉर्मल, ये तो आप लोग जानते हो, और दूसरा
आपका एक और हॉरिजॉन्टल फोर्स रहेगा जो कि कांटेक्ट सरफेस का ही कंपोनेंट होता है। तो सबसे पहले तो कांटेक्ट सरफेस को हम बताना चाहेंगे। थोड़ा सा इमेजिन कीजिए कि बॉल कुछ इस तरीके से रोल कर रहा होगा, ऐसे रोल कर रहा होगा। तो ऐसे अगर रोल कर रहा है और अगर इसको यहाँ पे मान लीजिए इस सरफेस से कांटेक्ट, अगर इस सरफेस से इसको फ्रिक्शन नहीं मिले तो बॉल यहीं पे हमेशा रोल करता होगा। जैसे कि मड में फंसी हुई कार होती है, फ्रिक्शन नहीं रहता उतना, तो क्या देखते हैं, व्हील्स उसके हमेशा रोल करते होते हैं। जब व्हील्स रोल करते हैं तो उस सरफेस पे फोर्स किधर की तरफ लगाते हैं, ध्यान दीजिए, वो फोर्स पीछे लगाते हैं, पीछे की तरफ मूव होना चाहते हैं, फोर्स पीछे की तरफ पुल करते हैं, पुश करते हैं, तो फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट इन नेचर आगे की तरफ लगता है। तो यानी कि ये रहा मेरा कांटेक्ट फोर्स, मतलब कि कांटेक्ट फोर्स हो गया, कांटेक्ट के चलते जो फोर्स लग रहा है। तो फ्रिक्शनल फोर्स आगे लगता है ये, और बाकी आपका इंजन का जो ड्राइविंग फोर्स है वो पीछे लगता है, इसी के अपोजिट इधर लगता है। तो ये तो थोड़ा बहुत फ्रिक्शन का इंट्रोडक्शन था कि फ्रिक्शन इज द कांटेक्ट फोर्स। तो सबसे पहले आपके माइंड में ये आना चाहिए कि फ्रिक्शन तभी इंट्रोड्यूस होगा जब दो सरफेस के बीच में कांटेक्ट होगा, और अगर कांटेक्ट ना हो तो नहीं हो सकता। जैसे फॉर एग्जांपल दो सरफेस कौन सा हो सकता है, दो सरफेस फ्लूइड हो, ठीक है, फ्लूइड और फ्लूइड के बीच में भी फ्रिक्शन लगता है, जिसको आप लोग विस्कोसिटी पढ़ोगे, पढ़ाएंगे आगे अभी बहुत अच्छे से वो भी। दूसरा फ्लूइड और प्लेन सरफेस के बीच में, फ्लूइड और प्लेन सरफेस के बीच में भी लगता है फ्रिक्शन, ठीक है। फ्लूइड एयर भी ले सकते हो और प्लेन भी ले सकते हो, प्लेन भी ले सकते हो, इसके बीच में भी लगता है। एयर के बीच में भी एयर रेजिस्टेंस लगता है, ठीक है। तो ये सब जो दो, जब भी आपने इसमें नोटिस किया, देखिए ये सब ठीक है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं है, बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, समझना चाहोगे तो समझ में ठीक से आ जाएगा। और सिंपल सी बात ये होती है कि बेटा अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दो तो ये एक सरफेस है और ये एक दूसरा सरफेस है। कभी भी जब एक सरफेस के रेस्पेक्ट में दूसरा सरफेस मोशन करता हो, उससे कांटेक्ट करते हुए, तब जो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता है उसको हम लोग फ्रिक्शन कहते हैं। ये फ्रिक्शन का आपका डेफिनेशन हो गया। यानी कि आपने देखा कि एक सरफेस क्या है, एक सरफेस क्या है, ये तो रुका हुआ है, इसके रेस्पेक्ट में ये मूव कर रहा था, ये रुका हुआ था, इसके रेस्पेक्ट में ये मूव कर रहा था। तो जब भी ऐसा कंडीशन है, मूव करे या मूव करने की कोशिश करे, तो मूव करेगा या मूव करने की कोशिश करेगा तो जाहिर सी बात है उसके अंदर क्या आएगा, एक्सेलरेशन आना शुरू होगा। एक्सेलरेशन आएगा तो हम ये बोल सकते हैं कि उसके ऊपर फोर्स अप्लाइड हुआ होगा। तो फोर्स अप्लाइड हुआ होगा, इसी समझ में आ जा रहा है कि फ्रिक्शनल फोर्स का इंट्रोडक्शन यहाँ पे होता है, उस फोर्स के अगेंस्ट लगता है। बहुत सी बातें लाइन से बोल दी, समझ में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना, ध्यान से समझना है। देखिए सबसे पहला आपको पॉइंट ये याद रखना है कि फ्रिक्शनल फोर्स तभी ऑपरेट करेगा जब दो सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन होगा। यानी कि व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस, ठीक है। दूसरा फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन क्या रहता है, अपोजिट होता है। जैसे मान लीजिए कोई मैन वॉक कर रहा है, ध्यान से देखते हैं, कोई मैन अगर वॉक कर रहा है किसी सरफेस पे, ये अगर किसी सरफेस पे वॉक कर रहा है, ठीक है, तो वॉक करते वक्त ये जमीन पे जो फोर्स लगाता है, आप जो जमीन में फोर्स लगाते हो पीछे की तरफ लगाते हो तो फ्रिक्शन कंपोनेंट आगे लगता है। यानी ड्राइविंग फोर्स जो होता है, जो आप फोर्स जिस तरीके से आप पुश करते हो और पुश नहीं कर पा रहे हो, ध्यान से समझो, फ्रिक्शन एकदम अच्छे से क्लियर है डायरेक्शन। आप पुश कर रहे हैं इधर की तरफ, पीछे की तरफ अपने पैर से, पर पुश नहीं कर पा रहे हैं। वही अगर मान लीजिए कोई मैट हो या व्हील्स लगा दिए जाए, इसी की जगह हम इसको किसी पटरे पे खड़े कर दें और इसमें व्हील्स लगा दें और तब ये पुश करेगा तो क्या होगा, इजीली पुश हो जाएगा इसका पैर पीछे की तरफ, यानी इसका मोशन आगे की तरफ नहीं होगा। तो वही प्लेन जब व्हील्स के एब्सेंस में ये पुश करता है और धरती को पुश नहीं कर पाता है, इसका मतलब कि उसके अपोजिट कोई फोर्स लग रहा होगा और वो फोर्स बिल्कुल उतना ही इक्वल है और इसका पैर इसलिए पीछे की तरफ मूव नहीं कर पा रहा है। तो पैर तो पीछे नहीं मूव कर पा रहा है, पर उसकी वजह से बॉडी आपकी आगे मूव हो जाती है। तो ये कंडीशन ऑफ वॉकिंग, ये जो समझाया आपको, ये क्या समझाया, कंडीशन ऑफ वॉकिंग विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, आपने पीछे की तरफ फोर्स दिया, अब इसी के इक्वल अपोजिट इधर फोर्स जो लगता है उसी को कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स कभी कब एक्ट होता है, जब दो सरफेस के बीच में कांटेक्ट हो।
अभी फ्रिक्शन के बारे में बहुत सी चीज़ें हम लोग को पढ़नी है। सबसे पहला आज जो हमने सीखा उन चीज़ों को याद रखते हैं। फ्रिक्शन फोर्स क्या है? पैरेलल कंपोनेंट ऑफ द कांटेक्ट फोर्स है। और जो आपका कांटेक्ट, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कांटेक्ट फोर्स निकालिए, तो नॉर्मल और पैरेलल कंपोनेंट, नॉर्मल और फ्रिक्शन का 90 डिग्री पे वेक्टर सम कर दीजिएगा तो आपका कांटेक्ट फोर्स आ जाता है। दूसरा, फ्रिक्शन के बारे में आपने क्या समझा कि 100% स्मूथ सरफेस पॉसिबल नहीं है, और चाहे जितने भी सरफेसेस हो, फ्लूइड के बीच में भी लगता है, ये फ्लूइड प्लेन के बीच में लगता है, प्लेन के बीच में लगता है, और एयर के बीच में भी लगता है, और एयर प्लेन के बीच में भी लगता है। तो ये चीजें, थर्ड कॉन्सेप्ट आपको ये हमने बताया कि अगर आपका मोशन आगे की तरफ हो रहा है तो फिर आपका क्या होगा? फ्रिक्शन फोर्स। जिस हिसाब से, जैसे फोर्स, आप ड्राइविंग फोर्स को देखो, मोशन छोड़ो, सीधी सी बात आप ये देखो कि ड्राइविंग फोर्स, जिधर आप मूव करने के लिए फोर्स लगाते हो उसके अपोजिट क्या होता है? आपका फ्रिक्शन लगता है, ये बोल सकते हो। या फिर मोशन के अगेंस्ट फ्रिक्शन लगता है, ये भी बोला जा सकता है। ये भी हम लोगों ने देखा कि मोशन के अगेंस्ट फ्रिक्शन लगता है। व्हील का कंडीशन कुछ और होता है, बाइसिकल के पीछे और आगे दोनों का कंडीशन अलग होता है। इस चीज को बहुत डीपली हम एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल 3-4 चीजें आप अपने माइंड में सेव कीजिए। आपका मोशन अगर फॉरवर्ड है तो फ्रिक्शन बैकवर्ड लगेगा, मोशन अगर बैकवर्ड है तो फ्रिक्शन आगे लगेगा। कहीं भी मोशन के अगेंस्ट फ्रिक्शन लगता है तभी देखिए आपकी स्पीड क्या होती है? स्लो होती है। अगर अलोंग द मोशन लगता है, जाहिर सी बात है, अगर अलोंग द मोशन लगता तो फ्रिक्शन फोर्स अगर अलोंग द मोशन होता तो उस कंडीशन में क्या होता? आपकी स्पीड बढ़ जाती, ना कि रिड्यूस होती। पर ऐसा होता नहीं है, मोशन के अगेंस्ट लगता है। इस चीज को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ये जो था, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया था हमने, ये एक एग्जाम्पल था किस हिसाब से। देखिए, अगर ध्यान से समझिए तो हम बोलना क्या चाहें इस एग्जाम्पल से, अगर कंफ्यूजन माइंड में होगा तो देखिएगा, हमने व्हील लगाया था, ध्यान से समझिए। व्हील लगाने के बाद इसका मोशन किधर रहेगा? पीछे की तरफ। मोशन पीछे है तो फ्रिक्शन आगे ही लगेगा। हाँ, बॉडी आगे जा रही है उससे मतलब नहीं। आप सरफेस को देखिएगा कहीं भी, देखिए ज्यादातर बच्चे यहीं पे मिस कर देते हैं, और यही पे फ्रिक्शन लगता बहुत आसान है पर हो जाता बहुत कॉम्प्लिकेटेड। कभी भी सरफेस को देखिए कि सरफेस किधर की तरफ मूव कर रहा है। सरफेस का मोशन पीछे की तरफ था, ठीक है, तो फ्रिक्शन आगे लग गया। बॉडी का मोशन नहीं देखना है आपको, ऊपर की बॉडी से कोई मतलब नहीं। जो सरफेस कांटेक्ट में आप उसको देखो, सरफेस का कांटेक्ट ये था यहाँ पे, फिर से यहाँ पे देखो सरफेस का कांटेक्ट किधर, सरफेस का कांटेक्ट यहाँ पे, सरफेस पीछे की तरफ मूव करना चाह रहा है, फ्रिक्शन आगे लग गया। तो एक एक बातें आपसे सही बताई गई हैं, बस आपको समझने का तरीका अपना चेंज करना होगा, तब आपको फिजिक्स काफी अच्छे समझ में आएगी। और वैसे भी 11th-12th की फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। तो ये देखिए, आपको कांटेक्ट पॉइंट देखना है, और अच्छे से अगर देखना समझना चाहो तो जो सरफेस मूव करता है वहां पे पॉइंट लगा दो, और देखो कि ये पॉइंट किधर की तरफ मूव करना चाह रहा है। जिधर ये मूव करना चाह रहा है उसी का अपोजिट फ्रिक्शन लगेगा। पॉइंट लगा दिया, जिधर ये मूव करना चाह रहा है उसी का अपोजिट फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है। तो ये सब कंडीशंस थे। यहाँ पे भी पॉइंट लगा दीजिए इधर की तरफ तो फ्रिक्शन फोर्स आगे की तरफ। तो ये सब कंडीशन थे। हाँ, बॉडी के मोशन को नहीं देखा जाता, सरफेस के मोशन को देखा जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने फ्रिक्शन के बारे में समझा, नॉर्मल के बारे में समझा। अब बाकी आगे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन डिपेंड किस पे करता है, और इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।